अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम ने भारत की राजनीति की दिशा और दशा को पूरी तरह से फिलहाल के लिए बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री 3 राज्यों में ये बताती है कि बीजेपी की विचारधारा, उसका आचार विचार और सरकार पर जनता का बहुमत है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल हैं। विपक्ष उनको रोक पाने में इस चुनाव में भी नाकाम रहा है। मैसिव मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों में सरकार बनाई और छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस से छीनने में भी कामयाब रही है। तेलंगाना में भी उनके 10 एमएलए जीत कर आए हैं। 14% के आसपास का वोट शेयर उनका है। ये बताता है कि बीजेपी अपनी विचारधारा को लगातार मजबूत कर रही है। आज की चर्चा इन 4 राज्यों में आए चुनाव परिणाम को लेकर। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने इस देश में बीजेपी की विचारधारा, उसके आचार विचार और सरकार चलाने के तरीके को बहुमत का अप्रूवल मिला है। जनता का अटूट और लगातार कंटिन्यूअस बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे और एग्जिट पोल को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक तरफा जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के क्या मायने हैं और 2023 में मिली ये जीत, इसके कारण क्या हैं और अब 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता कितना आसान हो गया है। जो ये कहते थे कि बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो जनता ने उम्मीदों से ज़्यादा छप्पर फाड़ कर वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिए। कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जहां पर रूलिंग पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी, वहां की जनता ने मौजूदा सरकारों को खारिज करते हुए बीजेपी को चुना। मैंने तेलंगाना का भी उदाहरण दिया। 10 सीटें जीत कर आई बीजेपी और वोट शेयर बढ़कर उनका हो गया 14%। ये बताता है कि डेक्कन के एरिया में बीजेपी की प्रेजेंस है। फिलहाल वो वहां पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए या लार्जेस्ट अपोजिशन नहीं बन पाए, लेकिन एक मजबूत प्रेजेंस, तीसरी नंबर की पार्टी बनकर तेलंगाना में बीजेपी उभरी है। बहनों भाइयों, इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के वास्तविक कारण क्या हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में आसमान पर पहुंचा दिया, और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल है। विपक्ष इन परिणामों से स्तब्ध है, शॉक्ड है। क्यों है? क्योंकि ओपिनियन पोल, सर्वे और एग्जिट पोल में उसे काफ़ी संभावनाएं दिख रही थी, पर जब वास्तविक नतीजे आए विपक्ष धराशायी हो गया। कांग्रेस जब अब हारी है 3 राज्यों में, हालांकि वो तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वहां के फैक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। इनके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए कि बीजेपी जीती है तो क्यों जीती है, और कांग्रेस इतनी बुरी तरह से परास्त हुई है, इसके कारण क्या है। और जिस इंडिया अलायंस का पूरा माहौल कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों ने बना रखा था, उसकी हवा निकल गई। जिस आवेग और वेग के साथ, जिस ताकत और धमक के साथ इंडिया अलायंस अपनी ताकत दिखा रहा था, वो ताकत धड़ाम हो गई है, वो ताकत डिरेल हुई है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने लाख वोट मिले, उतने लाख वोट मिले, पर भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो ये बताता है कि जिसको बहुमत है उसकी सरकार है। अंतर बहुत है वोट प्रतिशत में, 4 से लेकर 9% तक का अंतर है वोट शेयर में। इसलिए ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी कांटे का मुकाबला हुआ हो, मुकाबला एक तरफा रहा है। बहनों भाइयों, जब से कल टैली खुली थी, 1 या 2 बार को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े अंतर के साथ आगे रही है हर राउंड की काउंटिंग में। क्या हो गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस को? क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं कर पाई? इंडिया अलायंस का जो उसने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया था, क्या सर्वे और ओपिनियन पोल ने उसके अंदर वो अहंकार की भावना उत्पन्न कर दी, जहां उसने साथियों को जगह नहीं दी बल्कि उनका अपमान भी किया? ग्राउंड पर क्या कांग्रेस नहीं दिखी? क्या सिर्फ चर्चाओं में कांग्रेस रही, जिसके कारण वोटर का वो टर्नआउट उसे नहीं मिला जो एक्सपेक्ट करते थे? और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का वोट।
बहनों भाइयों, किसी भी जातिगत, किसी भी कास्ट, इक्वेशन, रिलीजियस, पार्टी लाइन, इन सब से हटकर महिलाओं ने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट किए, तेलंगाना में भी वोट किए, और शायद यही वो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त दे गया। प्रधानमंत्री जिन गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की बात करते हैं, वो बीजेपी के साथ खड़ा दिखा इन चुनावों में। चुनाव के विश्लेषण तो यही कहते हैं, पार्टी लाइन सबकी अलग अलग होगी, अपोजिशन स्वीकारेगा नहीं, तमाम वो एक्सक्यूजेज भी लेगा, आगे की रणनीति भी बनाएगा, लेकिन इस जीत ने ये बात तय कर दी है कि जिस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उस लाइन को जनता ने स्वीकार किया है, बहुमत उसे मंजूर करता है और बहुमत को इस सरकार पर पूरा एतबार भी रहा है। तो अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? मध्य प्रदेश की इस मैसिव डिफीट के बाद अब क्या समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बात करने की स्थिति में है? उत्तर प्रदेश में क्या होगा इंडिया अलायंस का? और पीडीए का फार्मूला जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बिल्कुल नहीं चला, क्या यूपी में चलेगा? आज अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा इस हार की वजह से अब बहुत लोगों का तापमान नीचे हुआ होगा। शायद वो कांग्रेस के लिए कह रहे होंगे। तो क्या अब कांग्रेस को अखिलेश यादव की मर्जी पर उत्तर प्रदेश में रहना पड़ेगा? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस हार के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर वो आधार भी खो चुकी थी जहां वो अखिलेश यादव को आंखें दिखा रही थी। लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मैसिव मैंडेट उसको बहुत बड़ी बढ़त उपलब्ध करा रहा है उत्तर भारत के भी राज्यों में, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में हुई जीत से एक रास्ता आसान हुआ। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा में हम 4 राज्य के आए नतीजे और उसका उत्तर प्रदेश पे इम्पैक्ट, इस पर चर्चा करेंगे। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूं किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, देश बचाना बड़ा सवाल है, समाजवादियों ने हमेशा साथ लिया है। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चल कर यहाँ तक आई है, महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी, आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। बेहतरीन प्रवक्ताओं के पैनल के साथ आज की इस परिचर्चा को और विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जाने माने दलित समाज के चिंतक हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। इस जीत के क्या मायने हैं और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर पब्लिक को ये कन्विंस कर पाई? आप लोगों ने इसे क्या महसूस किया? आपके माध्यम से ब्रजेश जी सभी मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूं। और यह बात सिद्ध हो चुकी है कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी, जिस पर जनता भरोसा करती है। एक अकेला सब पर भारी, ये जो हम कहते हैं वो करके दिखा दिया है। बड़े बड़े छत्रप, बड़े बड़े राज्यों के महारथी, केंद्र के महारथी, अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको धूल चटाई है। और बहुत विनम्रता से मैं कहता हूं कि यह आपकी आपसी लड़ाई की वजह से आप नहीं हारे हैं, ये आप अपनी नीतियों से हारे हैं, जनता को झूठ बोलना, बरगलाने से आप हारे हैं, और सनातन के खिलाफ आपकी जो जबान चुप रही है, जिस पर आपने एक सवाल नहीं खड़ा किया अपने सहयोगी गठबंधनों के ऊपर, यह जनता ने अपने मतदान से उस पर जो है आप पर वो किया है। और एक सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी,
एक गरीब परिवार का पिछड़े वर्ग से आने वाला देश का प्रधानमंत्री को जो सम्मान, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वह इनको पच नहीं पा रहा है। लगातार गालियां देना, कोसना, अपशब्दों का प्रयोग करना एक भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, यह भी जनता को अच्छा नहीं लगा है। उसकी परिणति भी जो है वोटों के माध्यम से जनता ने बताई है। और एक बात और कहूँगा, जितना आप कीचड़ हमारे ऊपर फेंकोगे, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे, उतना कमल खिलेगा और आपके मुंह पर कीचड़ गिरेगा, जो कि जनता इस देश की जज के रूप में बैठी हुई है। हमको लोकतंत्र में हर चुनाव में जनता के बीच में जाना है। हम टीवी डिबेट में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता के परसेप्शन में आपके नेता की छवि क्या है, आपकी पार्टी की नीतियों की छवि क्या है, यह जनता तय करती है। और उसका नतीजा है कि 3 हिंदी भाषी प्रदेश, जहां पे हम लगभग 50 लाख वोटों से हम जीते हैं, तीनों प्रदेशों के वोट में, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और जिसमें हमको कहा जा रहा था कि हम जो है शायद मुश्किल से राजस्थान जीत पाएंगे, बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता हूं या अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हूं, कई पत्रकारों ने भी कहा था कि आप बुरी तरीके से हारने वाले हैं, आपकी सत्ता नहीं आने वाली है। और ब्रजेश जी, 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, शिवराज सरकार जो है 18 वर्ष सत्ता में रही है, उसके बाद जो है इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री, यह एक विपक्ष के मुंह पे तमाचा है। उनको अपनी नीतियों थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। इस मैसिव डिफीट से आपकी पार्टी ने क्या सबक लिया, पहला प्रश्न। और दूसरा, अब इंडिया अलायंस का भविष्य उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ क्या देखते हैं? ब्रजेश जी, जो परिणाम आए हैं निश्चित तौर पे चिंतित करने वाले हैं और विपक्ष को इस पर बैठ के मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चुनाव में बड़े प्लेयर्स नहीं थे और जितने बड़े थे उससे भी छोटी भूमिका हम लोगों ने सोच ली थी। हम लोगों ने उससे भी छोटी भूमिका इसलिए सोच ली थी कि आपको सब बात पता है, उन बातों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग लोकसभा 24 में फोकस करना चाहते थे और इंडिया अलायंस की जो बैठक हो गई थी उसके बाद नहीं चाहते थे कि हम लोग अपनी ऊर्जा इधर उधर लगाएं। लेकिन खैर, अब बातें, शिकायतें बहुत हो चुकी हैं, उनकी बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता। तो प्रश्न ये है कि ये जो नतीजे आए ये निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं। और आपने जो बातें कहीं कि न विपक्ष अनुमान लगा पाया, न एग्जिट पोल अनुमान लगा पाए, जिनका भी नाम लिए एक नाम भूल गए कि न भाजपा खुद अनुमान लगा पाई। बीजेपी के भी किसी लीडर ने इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की घोषणा नहीं की थी। और हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि आलोक अवस्थी से भी ज़्यादा अपेक्षाओं से भी कई गुना ज़्यादा आशीर्वाद मिल गया। और जिस तरीके से एजेंडा शिफ्ट हो रहा है इस देश का, एक प्रधानमंत्री जो लोकसभा में खड़े होकर कहते थे कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, एक गरीब पिछड़े वर्ग से आने वाले का, आज वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई जातियाँ ही मैं नहीं जानता। उन्होंने एक नया एजेंडा शिफ्ट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इस एजेंडा जो शिफ्ट करने का प्रयास उन्होंने किया है, 2 सवाल है मेरे पास उससे, हाँ पूछता हूँ, बताता हूँ, उससे पता लगता है जी कि जो मुद्दा हमने उठाया है, जिसको स्टेट पार्टीज ने वहां नहीं पकड़ा, राहुल जी ने नहीं बोला हो, प्रदेश की पार्टियों ने नहीं पकड़ा। एक मिनट जी, कंप्लीट उस मुद्दे में इतनी शक्ति है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही पैड बांधना और अपना विकेट बचाने कहाँ शक्ति है? मैं उन्हीं मुद्दों पर सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना का कार्ड नहीं चला जी, पीडीए के जिस फार्मूले को लेकर आप मध्य प्रदेश गए वो नहीं चला, आपके पास जो मौजूद था वो भी खोकर लौटे हैं और कांग्रेस के साथ दोस्ती भी आपकी टूट गई। मैंने आपसे ये कहा, देखिए हमारी और कांग्रेस की बातें, विषय भाजपा की जब चुनाव परिणाम का हो रहा है तो नहीं है। हमने आपसे पहले कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो, हमको मैसेज था, संदेश था, बात हो गई थी कि हम अलायंस में लड़ रहे हैं। जिन सीटों पे हम लड़े हैं, जो सीटें हमारे दिमाग में थी, वहाँ में बहुत अच्छा वोट मिला है। निवाड़ी में 32,000 वोट मिला है, चंदला में 25,000 वोट मिला है, इसी तरह वोट मिला है। वो आप परसेंटेज में आपको कम लगता होगा, लेकिन विधानसभाओं पे जाएंगे। सवाल ये है कि जब हमने पहले अपनी स्टेट यूनिट को कह दिया कि हम कांग्रेस, जैसे कह रहे हैं कमलनाथ जी, सहयोग मांग रहे हैं, तो उनका सहयोग करेंगे। अब मान लीजिए सहयोग नहीं लेने का फैसला कर लिया, तो हम अपनी यूनिट तो बंद नहीं कर देंगे, हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस तो नहीं खत्म कर लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल उसी पर है, तो मैं उससे आगे बात कर रहा हूं, नहीं चली, उसी बात पे कह रहा हूं, पीडीए नहीं चला। जातिगत जनगणना, पीडीए, वो सारी एक ही बातें हैं, क्योंकि वो सारी बातें सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न ये है कि सामाजिक न्याय के नाम पे वोट किसने मांगा? हम तो मेजर प्लेयर हैं नहीं।
आप दिखा दीजिए कहीं कमलनाथ जी ने इस पर वोट मांगा हो, गहलोत जी ने वोट मांगा हो, पायलट जी ने वोट मांगा हो। ये केंद्रीय नेतृत्व जरूर कह रहा था कांग्रेस का, लेकिन राज्य में तो वोट नहीं मांगा गया। और मैंने आपको एक काउंटर पहले से जवाब दिया जी कि इस मुद्दे में दम नहीं है, तो प्रधानमंत्री क्यों भूल गए कि वो पिछले हैं, जो वो बार बार सदन में कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि तापमान उतर गया होगा। वो किसका तापमान उतारने की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा सबका उतर गया होगा। किसका? सबका सबका जिस मतलब? पे तापमान हो भाजपा के अलावा। क्या आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि और बहुत सारे लोग हैं भाई। देखिए, कोई भी दल जीता है और कोई भी दल हारा है, तो कुछ न कुछ तो गलतियां हुई हैं। और जिस तरह की बोली भाषा रही है स्टेट लीडर्स की, क्योंकि बार बार उन बातों को रिपीट करने से कुछ नहीं होता। अब चिंतन मनन का समय है, वो भाषा कभी भी राजनीति में तो इंडिया अलायंस की बैठकों में आप नेताओं लोग को तो सम्मिलित छोड़िए, होंगे? जनता को भी स्वीकार नहीं होती। इंडिया अलायंस की बैठकों में आप लोग सम्मिलित होंगे? हमने कोई इंडिया अलायंस से अलग होने की घोषणा नहीं की हुई है। जब वहाँ से कोई निमंत्रण आएगा, बात होगी, तो वो जो जिम्मेदार नेता हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठते हैं, वो निर्णय लेंगे उस पर। क्या बातचीत फिर से शुरू होगी आप लोगों की? नहीं, बातचीत बंद कहाँ है। बातचीत तो इंडिया अलायंस की जब अगली मीटिंग होगी तभी तय होगा। तो अब आप तय करेंगे कि सीटें बटे या कांग्रेस तय करेगी या अलायंस तय ये करेगी? दो तरफा कार्रवाई है। आप मेरी ज्यादा मानेंगे या मैं आपकी ज्यादा मानूंगा? मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी ये पार्टी के प्रश्न बारे हो में। सकता है। नहीं, दलों के बीच में ये प्रश्न हो सकता है कि वो मेरी ज्यादा मानेंगे या मैं उनकी ज्यादा मानूंगा, लेकिन बात तो दोनों लोगों की सहमति से ही होगी। तो जिसकी जब होगी और जिन दलों से होगी वो सारे। और बातचीत टूटी नहीं, आपके मुताबिक बात चल रही है? नहीं, बात न चल रही है न रुक रही है। पिछली इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसके बाद इंडिया अलायंस की दोबारा जब मीटिंग होगी तभी बात आगे बढ़ेगी। और आप लोग जाएंगे उसमें? नहीं, जब न्योता आएगा तो पार्टी तय करेगी। मैं कौन? ऑल राइट, मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, इस तरह का रिजल्ट आपकी पार्टी ने क्या एक्सपेक्ट किया था? ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी हार में से एक है। 2019 के बाद एक बहुत मैसिव डिफीट है आपकी पार्टी में, जहां आपने जनता का भरोसा खोया, सरकारें गई और आप अपने सहयोगी भी, उनको भी आप हर्ट कर चुके हैं, उनका भी अपमान कर चुके हैं। आपने तो बहुत कुछ खो दिया। आपने कुछ आत्ममंथन किया? आपसे मेरा तात्पर्य आपकी पार्टी से। ब्रजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चुनाव के परिणाम थे वो अप्रत्याशित थे और किसी तरह से ऐसा कुछ आभास पहले नहीं था, परंतु कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा, आत्ममंथन किया जाएगा और जो कमियां हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से आप देखिए तेलंगाना में बहुमत के साथ हमने सरकार बनाई है, वो अपने आप में एक बदलाव की जो बयार है उसको साफ जाहिर करता है। और मुझे लगता जो है बदलाव कि की बयार आप तेलंगाना में देखती हैं, वो पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में तो दिखी नहीं मुझे। नहीं, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की हवा थी, उसके बाद जो सर्वे आ रहे थे, उन सारी चीज़ों से बिल्कुल अप्रत्याशित चुनाव के जो है रिजल्ट आए। पर मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि जनता का जो जनादेश है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और जो कमियां हैं उनको पूरी तरह से रेक्टिफाई करने के और फिर से चुनाव के मैदान में जाएंगे। हम थके नहीं हैं, हम निराश जरूर हैं पर थके नहीं हैं और जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे। क्या आप आत्ममंथन करने के लिए तैयार हैं कि आपकी पार्टी को इतनी बड़ी डिफीट कैसे मिली? जो था आपके पास वो भी बीजेपी ले गई, आत्मचिंतन की बात, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ ले गई। नहीं, ये तो देखिए ऐसा नहीं है। कर्नाटक भी हमने जीता है, हिमाचल भी हमने जीता है और देखा जाए तो तेलंगाना भी हमने जीता है। और इसलिए ये चुनाव में जो जीत हार है वो एक सबक की तरह कांग्रेस पार्टी लेगी और जिस तरह का काम करना चाहिए और जो कमियां रही हैं उसको पूरी तरह से फिर से काम करने पर लगेंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? केंद्रीय नेतृत्व या राज्य का नेतृत्व? देखिए, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं किसी एक के सर पे ये ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। चुनाव कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है। चुनाव का हर एक नेता चुनाव प्रचार में सम्मिलित होता है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो जो है राज्य का जो है चुनावी जो है नेता हो। पर मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से जो फेलियर है वो पूरी पार्टी के लिए है और पूरी पार्टी को चिंतन करने की जरूरत है। 24 में आप कैसे खड़ी हो पाइएगा जब बात जनता तक पहुंचाने में? जब ये हालत आपकी अभी हुई तो 24 में तो आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हो पाना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। अलायंस के पार्टनर्स को भी आपने निराश किया। परसेंटेज नहीं, जो वोट परसेंटेज आप देखिए कहीं ना कहीं 40% है और कहीं हम इतने जो है निराशा में नहीं है। आज भी हम होपफुल हैं और आज भी
हमारे अंदर ये है Okay. उत्साह कि हम कहीं ना कहीं जो 24 उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोगों ने क्या तय किया है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। जिस तरह से आपकी पार्टी से बयान है लगातार नेताओं के आते रहे कि हम लोग 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि जो चुनाव की तैयारी होती है वो तो सभी सीटों पे होती है ब्रजेश जी। ये तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाना चाहती है तो तैयारी तो करेगी, अपना पूरा जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको तो डेवलप करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमारी सरकार काफी समय से नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, तो हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसको लेकर हम अखिलेश यादव का जो आज स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हमारे साथ आना पड़ेगा। आपके साथ वो नहीं जा रहे हैं, उनकी भाषा सुनिएगा। अब आपको उनके साथ जाना पड़ेगा उनके पास, और आपका तापमान उतर गया है आपकी पार्टी का। उत्तर प्रदेश के देखिए बड़े नेता हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, और उसके साथ में जो भी शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। 6 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें जितने भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उन सबको इनवाइट किया गया है। बैठकर डिस्कशन करेंगे और जो भी बात 3 महीने आपने किसी को हेलो नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं भेजा, अब आप कह रहे हैं 6 तारीख को आओ और इकट्ठे हो जाओ। देखिए 3 महीने की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से चुनाव में जो राज्य के चुनाव थे वहां 1 to 1 अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और अगर उसमें किसी को लगता है कि हाँ अगर कोई बात ऐसी थी तो मुझे लगता है कि पार्टी में और आप लोग बहुत आश्वस्त थे कि कमलनाथ बात कर सकते थे, कमलनाथ मोदी को रोक लेंगे और गहलोत भी मोदी को रोक लेंगे, आपको ऐसा लगता था? देखिए ऐसा है कि गहलोत जी ने पिछली बार सरकार बनाई भी और बचाई भी, और अगर हम बात करें कमलनाथ जी की तो उन्होंने सरकार बनाई पर वो बचा नहीं पाए, तो ये भी हकीकत है। इससे किसी को, देशवासियों को मुझे लगता है कि थैंक यू प्रियंका जी, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। मैं रोहित अग्रवाल का रुख करता हूँ, राष्ट्रीय लोग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका रोहित। इन परिणामों से आपकी पार्टी ने क्या सबक लिया, मैं आपसे एक पहला प्रश्न है, और दूसरा बीजेपी की इस बड़ी जीत को आपने किस तरह से एनालिसिस किया? ब्रिजेश जी देखिए, मैं कुछ अलग मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये विपक्ष की हार है। विपक्ष की जो अंतर्कलह थी, जो चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं दिख रही थी, और चुनाव से ठीक पहले जो एक पीक टाइम होता है जब आप अपने मतदाता के पास जाते हो और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को आप उनके सामने रखते हो, उसकी बजाय अगर आप आपस में ही खींचातानी करोगे और कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अगर आप ये सोचोगे कि नहीं अब हमारी पार्टी का शायद डायरेक्ट 1 to 1 है, यहाँ पे हम अपना 1 to 1 कर लें, बाकी दूसरी जगह कर लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये स्वार्थ आपको त्यागना पड़ेगा। देखिए राष्ट्रीय लोकदल, आपका तात्पर्य क्या है, थोड़ा इसकी डेफिनेशन दीजिए। मैं बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल को राजस्थान में 1 सीट मिली थी, एक सिंबल पे हम लड़ रहे थे। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं राजस्थान के अंदर गए, और आप ये देखिए चाहे वो खतौली हो चाहे वो भरतपुर हो, हम जीत के आए। हमारा रिजल्ट 100% है। हमने 5 गांव मांगे थे, अगर आपने हमें 5 गांव दिए होते तो शायद 25 सीटें आप और जीत के आते हो और राजस्थान के अंदर आपकी सरकार बनती, पर आपने कहीं ना कहीं इसको अच्छा आपसे सहयोग नहीं किया इसलिए राजस्थान हार गए, ऐसा? देखिए ऐसा होता है कि जब आप कोई भी गठबंधन के अंदर होते हो तो आपको ईमानदारी से उस गठबंधन के अंदर होना पड़ता है। किसी भी रिश्ते में अगर ईमानदारी नहीं होगी तो उस रिश्ते के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर वो तकलीफ। तो कांग्रेस क्यों ईमानदार नहीं थी रोहित, आप कुछ समझ पाए कारण क्या? शायद कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी, नहीं अहंकार तो नहीं कहेंगे, अति आत्मविश्वास में थी कि शायद कांग्रेस को लग रहा था हमें किसी की जरूरत नहीं है इन राज्यों में। इस कारण से शायद उसने कहीं ना कहीं अपने जो सहयोगी थे, जो कि उसके साथ खड़े होना चाहते थे, जो कि कहीं ना कहीं उसको बल दे रहे थे, उनको उन्होंने हिलाने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की, और वही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट जीत गया। आप देखिए जो ओवरऑल वोट देखेंगे तो ओवरऑल वोट अगर 4 राज्यों में मैनेजमेंट कह के इस तरह से उसको माहौल ना उड़ाएं, कुछ नहीं, ये जनादेश है। विजेश जी अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी को कह, मैं अकेला, और निर्मल मन के साथ जनादेश स्वीकारना चाहिए, लोग स्वीकारते हैं। नहीं विजेश जी, आज मैं थोड़ा सा खाली था तो मैं सोशल मीडिया पे कुछ स्वैप कर रहा था, तो मैंने देखा कुछ आरएसएस वाले कह रहे थे जी हम जिता के चले आए चुपचाप धीमे से, कुछ भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में मामा ने जिता दिया, मामा की जीत है। पर यहां पे तो एक जो मैसेज जा रहा है वो जा रहा है मैं अकेला, तो एक ही व्यक्ति ने जिता दिया सब कुछ, बाकियों की जरूरत ही नहीं। आलोक अवस्थी पता नहीं क्यों आते हैं, आपको कांग्रेस की जरूरत है? आलोक अवस्थी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में क्या आपको कांग्रेस की जरूरत है?
नहीं, बिल्कुल देखिए, हमें सबकी जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं। आपने जो कहा जन कि विरोधी कांग्रेस को लगा था कि हमारी जरूरत देखिए वहां विजय जी, नहीं जो है। बीत गया अब हम उसको सुधार नहीं सकते हैं, परंतु जो हमारे सामने है 2024 का चुनाव, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। उसके लिए कड़वी दवा देनी पड़ेगी। किसको कड़वी दवा देनी चाहते हैं? कड़वी दवा अपने गठबंधन को देंगे हम। कड़वी गठबंधन दवा में किसको कड़वी हमारी दवा जो देना गलतियां चाहते थी, हैं? हमारी जो गलतियां थी, जो भी हमारे सहयोगी साथियों ने गलतियां की हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य सहयोगी साथी हो, सबको समझ में आया। नहीं देखिए, सबको समझ में आया कि आपको व्यक्तिगत स्वार्थ को खाली कहने से नहीं होगा कि बड़ा मन दिखाएंगे, बड़ा मन दिखाने से होगा। अगर राष्ट्रीय लोकदल को आप एक सीट देते हो और वो अपनी सीट जीत के आ रहा है, वो भी मैसिव मैंडेट के साथ जीत के आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि पिछली बार 2 सीट पे लड़ेगा, इस बार 1 सीट पे लड़ेगा। हमारा वोटर क्या कहेगा कि चौधरी की पगड़ी को छूने की कोशिश करोगे तो वो वोट देगा आपको मैसेज तो समझना पड़ेगा ना कि चौधरी की पगड़ी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको चौधरी का सम्मान करोगे तो हमारा वोटर आपके साथ खड़ा होगा। हमारा वोटर सेंसिटिव वोटर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसान के साथ खिलवाड़ नहीं चले। तो अभी आप कांग्रेस का क्या चाहते हो यूपी में? नहीं ठीक है ब्रिजेश जी, हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हमने जो गलतियां की हैं उससे हमको कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और 2024 में जन विरोधी सरकार को हम जनता के लिए उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सतीश प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने दलित चिंतक हैं और बहुजन समाज पार्टी के लंबे वक्त तक प्रवक्ता भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में हालांकि 2 एमएलए जीतने में कामयाब रहे, जब बीजेपी की सुनामी आई हो, बीएसपी के लिए खड़े रहकर 2 सीट जीत लेना ही शायद, क्या आप इसे उपलब्धि मानेंगे या फिर ये मानते हैं जैसा कि मायावती ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और उनके वोट प्रतिशत में भी कमी आई है? नहीं देखिए ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से झटका है, इसमें कहीं कोई बुरा है। और एज ए दलित एक्टिविस्ट मेरे लिए एक झटका और भी है कि जो 2 मुद्दे भारत में सामाजिक न्याय का मुद्दा और जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें सरकारी कर्मचारियों का एक मुद्दा होकर के आया, लेकिन तमाम लोगों ने, जिसको आप इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, इन तमाम लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर अपनी लड़ाई इतनी आगे करी कि जो जनमानस के मुद्दे, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को गिरावा महसूस कर रही थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं खो दिए। भारतीय चुनाव में लगी रहती है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। ये गलती किसकी है जिसमें आप कह रहे हैं विपक्ष ने मौका खोया? देखिए कमलनाथ जी ने जो गलती करी, देखिए हम गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। हमको इनकी व्यक्तिगत सोच के ऊपर पहले दिन से शक था। ये कितने सीरियस है, चलिए अखिलेश जी से अगर इनकी लड़ाई झगड़ा था तो क्या नीतीश जी कहीं दूर थे, ममता बनर्जी कहीं दूर थी, दक्षिण के तमाम लोग जो इस गठबंधन का हिस्सा थे, क्या वो चुनाव प्रचार में दिखाई दिए? ये देखिए, लोकसभा से पहले अगर इतना बड़ा गठबंधन बना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उसकी ताकत को नहीं पहचान पाए। जो आम जनमानस में कहीं ना कहीं ये मुद्दा था कि अगर बीजेपी इन 5 राज्यों में हारेगी तो निश्चित रूप से 2024 में उसके ऊपर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगा। देखिए, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का के खिलाफ जो एक अपोजिशन का माहौल बना था, कांग्रेस ने डिरेल्ड कर दिया वो? नहीं, आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी थी राजनीति में, ये महत्वपूर्ण परिस्थितियों का लाभ आप अपने लिए कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का इस गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और अखिलेश जी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस का तापमान आपने नीचा किया या बीजेपी का तापमान आपने ऊंचा कर दिया। और इस ऊंचे तापमान का इस देश की वे लोग जो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, उनकी जनभावनाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से बीएसपी कैसे सिमट गई सर? राजस्थान में 6 एमएलए थे, मध्य प्रदेश में 3 एमएलए थे, आज आपके पास 2। नहीं सर, देखिए ये सच्चाई है, चुनाव की ये सच्चाई है। देखिए ये मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा मैसेज चला हुआ था कि शायद बीजेपी को भी परिणामों की घबराने का पता है, सिर्फ चुनाव आयोग को छोड़ करके, है ना, जो उसकी चुनावी तैयारियां थी, ये अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्या व्यवस्था हुई, चुनाव में क्या व्यवस्था नहीं, ये सवाल रहेगा। लेकिन मैं जी ऑलराइट, शुक्रिया सतीश जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। एसबीएसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर, क्या जातिगत जनगणना, ओपीएस, आरक्षण, पीडीए, ये सब मुद्दे इस चुनाव में चले नहीं? और भारतीय जनता पार्टी की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का कारण आप क्या मानते हैं और विपक्ष क्यों हारा?
देखिए, देश में माननीय प्रधानमंत्री की जिस तरीके से लोकप्रियता है और माननीय अमित शाह जी की जिस तरह रणनीति है और माननीय जेपी नड्डा जी का जो संगठन का स्ट्रक्चर वो जमीन पर उतारने की कोशिश हुई और जमीन पर उन्होंने खुद इस पे अपने संगठन के पदाधिकारियों से लगातार जो पूरे चुनाव के दरमियान हमेशा से उस पे निगाह लगाया और जहां कमियां थी उसको उसी समय दूर करने की कोशिश किया। उसी जगह पर विपक्ष जो है जुगनू की तरह आपस में टकरा रहा था। ये टकरा करके ये हवा बना रहे थे और उस देश की जनता भी उसको देख रही थी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की भी जनता देख रही थी कि ये आपस में टकरा करके ये खुद ही भस्मासुर बन रहे हैं। क्षमा चाहते हैं कि ये हम इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को खाने में खुद ही ये दूसरे लगे हुए थे और उसी का परिणाम हुआ कि देश की जनता में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विश्वास और आज भी बना है और आने वाले समयों तक जनता ने यह संदेश दिया कि हम आने वाले 2024 तक बना के रखेंगे और यही विपक्ष ये पूरा ठान लिया है, विपक्ष ने ठाना है एनडीए सरकार 2024 में बनाना है। और आप देखिए सब तमाम नेता, ममता बनर्जी जी कह रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे चले नहीं? अब तो ये तो श्री अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि बड़ा पीडीए का नारा लगा रहे थे क्या ओके, मेरी उनसे कनेक्टिविटी टूट गई है, मैं वापस उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। उनका वीडियो लिंक टूट गया है, हम कनेक्ट करने की उन्हें वापस कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक, क्या राजभर जी आप, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, आपकी कनेक्टिविटी वापस लौट आई, आप कंप्लीट करें, कुछ कह रहे थे। हाँ, तो ये है कि जो देश की जनता में ये विश्वास पैदा हुआ है, अब ये विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि जो उनके अंदर एक गुरूर चल रहा है और श्री अखिलेश यादव जी आज कह दिया कांग्रेस की जो तापमान है वो घट गया, वो सीधे कांग्रेस पर कहा, ऐसा नहीं है, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा हाँ कुछ लोगों का तापमान उतर गया होगा। इसका क्या मतलब आप लोग लगाते हैं? कहा था कांग्रेस को जाकर के कहा ये अहंकारी है, इन्होंने जाति जनगणना नहीं होने दिया, क्या ये बात भूल गए? उन्होंने कहा था ये चापलूस है, उन्होंने कहा था ये चिरकुट है, ये सारी बातें किसने कहा था? ये समाजवादी पार्टी। तो ये बात जो अति पिछड़े वर्ग सुने, जो दलित सुने, जो पिछड़े वर्ग के सुने, जो तमाम वर्ग के लोगों ने सुना, इस बात का जवाब उन्होंने इस चुनाव में दिया। इसके लिए तो वहां की जनता को धन्यवाद, बधाई कि उन्होंने सकारात्मक चीजों को स्वीकार किया और जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे थे उनको खारिज कर दिया। अब ये इसी से परिणाम आपको देखा जा सकता है कि आगामी 2024 में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इस बात को आज आपके चैनल पर बार बार कह रहे थे कि ये अहंकार में मिट जाएंगे और यही लोग मिल करके मोदी जी को तीसरी बार 400 सीट जितवा देंगे और आप लोग फिर। पर आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो तो आप पूरा नहीं कर पाए। घोसी का चुनाव आपको दिया गया है कि लड़वा के ले आओ, आप तो हरवा दिए, जीता तो पाए नहीं। हाँ, ये बात मैंने यही तो सोचा कि मुद्दा क्यों नहीं आया। ये जब चुनाव जीत गए थे एक सीट तो पूरा तापमान चरम पर पहुंच गया था और एक नेता अति पिछड़े माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट कर लिया कि इनको एकदम बदनाम कर दो, बेइज्जत कर दो, बहुत सारी चीजें किया। और अब तो श्री अखिलेश यादव जी खाता नहीं खुल पाया। मध्य प्रदेश में गए थे बड़ा तीर मारने, 90 वोट, 150 वोट, 250 वोट पाए हैं। 2 विधानसभा 3 विधानसभा में 6,000 और 20,000 22,000 वोट पाया। बाकी तो इंडिया अलायंस का कोई भविष्य आप देख रहे हो यूपी में? देखिए कुछ नहीं है, यहाँ शून्य बना सन्नाटा स्थिति रहेगी। यहाँ ये सिर फुटवल आपस में करेंगे। हाँ, चमचम रसमलाई भले खाएंगे मीटिंग में जाके, जोश में जाएंगे मीटिंग में, चमचम रसमलाई खाएंगे, मंच पर हाथ उठाएंगे और फिर जैसे थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव से क्या टेक अवे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या सीखा, बीजेपी की इस मैसिव विक्ट्री के कारण क्या हैं और अब उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में क्या होगा? देखिए, ये जो लोग 5-0 से इस देश में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, अब उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं बचा है। इतनी आत्ममुग्धता और इतना बयान इस तरह का ठीक नहीं होता कि वो एक तरफ से 5-0 से सफाया कर देंगे। और उसी 5-0 के सफाई के चक्कर में कांग्रेस ये भूल गई कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के नाते अपने साथियों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी उसकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने जो अखिलेश यादव की पार्टी थी, उनके नेता लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे और इस उम्मीद में बोलते रहे कि जब ये परिणाम 3 तारीख को आएगा और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से कई जगहों पर सरकार बना लेगी, तब हम समाजवादी पार्टी को खारिज करके मायावती के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन
कांग्रेस का जो अहंकार था, जो उनके नेताओं की जो बयानबाजी थी, वो फेल साबित हुई और भाजपा ने एक हारी हुई बाजी जीती है। एक गेम पलट दिया जिसको किसी को जो है ये नहीं था कि बीजेपी इस तरह तीनों राज्यों में सफाया कर देगी, लेकिन उनके पास तो लंगोटी भी नहीं बची जो 5-0 का दावा कर रहे थे लोग। एटीएम कहा गया कि अब बंद हो गया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को डुबो दिया, उनके एक बयान ने डुबो दिया, और राजस्थान में पायलट ने गहलोत की गाड़ी पलट दी। ये सब चीज़ें होती रही, लोग देखते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बोलते रहे। मुलायम सिंह के लिए भी बोला उन्होंने, फिर उन्होंने बी टीम भी कहा और बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन आज कांग्रेस अब वो तेवर क्या दिखा पाएगी? अब वो अखिलेश यादव की दया पर निर्भर है। अब उसको अपने दम पर लोकसभा में अमेठी और रायबरेली वो लड़ पाएगी कि नहीं, ये सब चीज़ों पर भी आज उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जरूर चला गया कि इंडिया गठबंधन में दरार है और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच एक तनाव पैदा हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर और बयान को लेकर। ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेता इतना बोलते रहे, लेकिन उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी ने खुलकर रोका नहीं, ना कोई बयान आया। तो इसका एक अंदाजा ये लगाया गया कि कांग्रेस भाजपा से पहले समाजवादी को निपटाना चाहती है, और उसके पीछे एक लॉजिक ये दिया गया कि अगर मुसलमान हमारे साथ पूरी तरह से आ जाएगा इन 5 राज्यों में जीत के बाद, तो फिर मायावती से दलित और मुसलमान का गठबंधन बनाकर हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। बहुत सारे नेताओं के इनके तरह के चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो भी स्थिति नहीं रही, और मायावती उनसे गठबंधन करेंगी कि नहीं ये भी बड़ी दूर की बात है। लेकिन ज़्यादा सीटों के चक्कर में अपने पुराने सहयोगियों के साथ इस तरह से भेदभाव, अपमान करना ठीक नहीं है। देखिए, चालाकी, अहंकार, ये सब दोस्ती में नहीं चलते हैं और इससे संबंध भी लंबे नहीं खींचते हैं। हालांकि सियासत में चीज़ें होती हैं, लेकिन उन पर भी एक सीमा है। एक बात जरूर कहूँगा जी कि एक आज बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिनको एक नया योगी कहा जा रहा है राजस्थान में, बाबा बालकनाथ। उनका असली नाम है करण सिंह यादव। उनको भी सीएम या डिप्टी सीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। बीजेपी अब अपने हिसाब से नेताओं को चयन करेगी, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ने जो भी चुनाव किया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आया। दलित वोटों पर उन्होंने भारी घुसपैठ की, सेंधमारी की। आदिवासी क्षेत्र जो 31 रिजर्व विधानसभा सीट थी, उसमें बीजेपी ने राष्ट्रवाद का, धर्म का और हिंदुत्व का जो संदेश दिया, उसका परिणाम लोगों के सामने है। एक खबर ये आ रही है कि राजस्थान में ओम माथुर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आने वाले वक्त में आ सकते हैं। ओम माथुर के लिए लोग कह रहे हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। आगे क्या होगा ये अलग बात है। जी वीरेंद्र जी, ये जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत दुगनी ताकत से वापस लौटे हैं और उनके सामने इस समय कोई बड़ा दावेदार नहीं है। ब्रजेश जी, कांग्रेस की लीडरशिप को यह सोचना होगा कि उनके जो सलाहकार हैं वो अपने नेताओं को इस तरह से किसी का अपमान करने से उनको रोकें। उनको अभी क्षेत्रीय दल जो हैं, जिन राज्यों में वो मजबूत हैं, अगर उनको वो अपना बड़ा नहीं मानेंगे तो कांग्रेस का अभी सर्वाइवल या कहा जाए कांग्रेस का फिर से ऊपर आना इतना आसान नहीं है। जी अभी मोदी, योगी, अमित शाह और कई सारे, अब तो भगवा काफ़ी पूरे देश में काफ़ी बड़े राज्यों में उसका कब्जा हो गया है।
और जितने बड़े राज्य हैं हिंदी भाषी हैं सब पर उनका लगभग कब्जा हो चुका है। तो ये एक बड़ी सफलता है। योगी के बुलडोजर मॉडल को भी सराहा गया है। आज यहाँ पर ये बात भी कहना जरूरी है। लेकिन अनवर जलालपुरी का एक शेर है कि मैं एक चिराग हूँ, न छत है न दीवार मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी, और मैं बादशाह हूँ गुजरे जमाने का, और सिमट के रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। तो ये उनके लिए है जो कहते थे ना हो जिसका जवाब तो ऐसे सवाल क्या करना, और नहीं है जो मुकद्दर में उसका मलाल क्या करना। और जब वक्त था तो करते रहे दोस्तों से दगा, और जब सरका वक्त हाथों से तो अब कमाल क्या करना, और बस जीते रहे अपने लिए ना समझा दर्द औरों का, और फूल ही मुरझा गए तब फिर डालों से सवाल क्या करना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक अवस्थी हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर तय नहीं कर पाए हैं, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, आपको भी पता है कि लोकतांत्रिक परंपराओं में जो विधायक जहाँ जहाँ जीते हैं उनको अपने क्षेत्र में भी रहना होता है, लोग उनको बधाई देने आते हैं। उसके बाद फिर विधानमंडल दल की बैठक होती है, केंद्र से पर्यवेक्षक जाएंगे, विधानमंडल दल की जब बैठक होगी वहाँ नेता चुना जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से वहाँ पर उनकी घोषणा होगी। तो यह तुरंत होने वाली 2-3 दिन के अंदर होने वाली कार्रवाई नहीं होती है, मुझे लगता है इसमें समय लगेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक बात आई कि मोदी जी की जो गारंटी या अभी जो ये इंडी अलायंस का जो बिखराव हुआ है उसकी वजह से बीजेपी जीती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, 2018 में हम 5 स्टेट चुनाव हार गए थे जहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं। 3 हिंदी भाषी स्टेट की अगर बात करेंगे तो हम एक वर्ष के बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, और जिन 3 स्टेट में हम हारे थे वहाँ पे 29 में से 28 सीटें हमने मध्य प्रदेश में जीती, वहीं पे राजस्थान में 25 में सीटें जीती, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती। तो आप खुद सोचिए कि जिन 3 स्टेट्स में हमको हराया गया और छत्तीसगढ़ में तो हम 15 विधानसभा सीटों में पहुंच गए थे, वहां भी हम 11 में से 9 सीटें लेके गए। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो देश में एक तरफा है। देश का जो जनमानस है प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता है। तो आप खुद सोचिए, जो विधानसभा में 1 वर्ष पहले हमारे खिलाफ वोट दे रहा है वही 2019 में हमको पूर्ण बहुमत देकर के, यानी कि 100% सीटें देकर के दे रहा है। हम 10 ऐसे राज्य हैं केंद्र शासित और प्रदेश जहां पे हम 100% सारी सीटें लेकर के हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। 12 ऐसे राज्य हैं जहां पे हमारा वोट प्रतिशत 50% से ऊपर है। इस और वक्त दर्शकों की दिलचस्पी है जानने में, और फेसबुक पे मैं देख रहा हूं सैकड़ों की तादाद में मैसेज आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज चौहान रिपीट होंगे एज ए चीफ मिनिस्टर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। विभिन्न समय पे विभिन्न नेताओं को नेतृत्व मिलता है, और आपने एक समय ये भी देखा था कि गुजरात की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत बदल दी गई थी। और अच्छा, तो आप बदलाव करने के मूड में हैं? 2/3 बहुमत से वहां सत्ता आई। 4 बार के मुख्यमंत्री को आप रिपीट नहीं करना चाहते? मैंने ये बात नहीं कही है। वो हमारे बड़े नेता हैं शिवराज जी, और लगातार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं उस क्षेत्र में, फिर जीत करके आए हैं। नेतृत्व तय करेगा, सबकी भूमिकाएं होती हैं। कभी दिल्ली में किसी को काम दिया जाता है, कभी राज्यों में काम दिया जाता है, कभी संगठन में काम दिया जाता है, कभी केंद्र सरकार में काम दिया जाता है। तो ये रणनीति ये भी स्पष्ट करते चलिए कि आप दिल्ली में किसको काम देने जा रहे हैं? काम देने जा रहे हैं, काम लगाने जा रहे हैं? ब्रजेश जी, ना मेरी ये हैसियत है काम देने की, और ना मैं आपको नहीं, आपने जो चर्चा सुनी होगी वही तो एक प्रवक्ता के नाते आप जो बोलेंगे वो तो ऑफिशियल होगा ना। नहीं, ये किसको दिल्ली में काम मिलने जा रहा है? प्रवक्ता का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने को दिल के उद्गार कह दूं। अब उदयवीर भाई बैठे हैं यहाँ पे, समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, वहाँ की रीति नीतियों में भाग लेते हैं। तो क्या ये कुछ अपने मन से कुछ कह देंगे क्या जो अखिलेश यादव जी की इच्छा नहीं? मैंने तो बहुत उकसाया। एक बार जरूर कहूंगा, मैं एक बार उदयवीर जी को और एक बात कहना चाहूंगा। उदयवीर जी, सर, आपने देख लिया कि सनातन का अपमान करने वालों का हाल क्या हुआ है। जी। लगातार आपके एक राष्ट्रीय महामंत्री सनातन के बारे में कुछ भी बोलते हैं,
रामचरितमानस में कुछ भी बोलते 5 हैं। साल मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, बस खंडन 10 सेकंड कर देना रुक कि जाएं। उनके निजी विचार हैं, आराम से कहिएगा जी। ये उनके निजी विचार नहीं हो सकते, क्योंकि निजी विचार नहीं हो सकते क्योंकि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री की बीच की बात है, तो किसी की बात निजी नहीं रह जाती। थैंक यू आलोक जी। अब डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं, उदयवीर जी को आमंत्रित करते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य वाला फैक्टर भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ा है, देखिए ये आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, ये जो विषय बोल रहे हैं आलोक जी, ये तो अपना आगे का एजेंडा सेट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ना हम मुख्य विपक्षी दल थे, ना हमारे से डायरेक्ट कंटेस्ट थी। हम मदद कर सकते थे और बेहतर मदद कर सकते थे, वो माहौल नहीं बना। और वो माहौल नहीं बना, और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि कुछ ऐसा माहौल कर दिया कि हमारे नाम का प्रयोग करके दूसरे लाभ ले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई हमारे मित्र थोड़े हैं जो बार बार अखिलेश जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। वो सहानुभूति व्यक्त करके एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक हमारे सपोर्ट बेस को, जिसे लगता है कि हम लड़ाई में नहीं हैं, उसको टारगेट कर रहे थे। तो राजनीति में रणनीतियाँ चलती रहती हैं, आलोक अवस्थी भी वही कर रहे हैं। आप अपनी हमारी पार्टी का मानना यह है कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक विचारों पे हमारी रोक टोक हो सकती है। इस पार्टी के अंदर आस्तिक, नास्तिक, बौद्ध, जो भी जैन, मुस्लिम, सब लोग सदस्य हो सकते हैं। जो आप अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं? सवाल आ रहे हैं उस पर पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और समाजवादी पार्टी ने अपनी राय बहुत स्पष्ट कर दी है। और जिनका नाम ले रहे हैं बार बार अवस्थी जी, 5 साल उनकी मित्रता में ये रहे हैं, पूरी तरह जिंदाबाद का उनका नारा लगाया है। वो इनको छोड़ के आए हैं, ये इन्होंने निकाला नहीं बोले था। हमारे साथ। ठीक, अब एक निकाला नहीं था। मेरे से सवाल ले लिया, जी। हम स्वामी प्रसाद पे क्यों जाए, वो किसी और दिन कर लेंगे। क्या आप अपनी राजनीतिक नीतियों पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में इस परिणाम के पश्चात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल आधार है लोकतंत्र और समाजवाद, सामाजिक न्याय। जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न वो आरक्षण से अलग हट सकते हैं, न जातिगत जनगणना से अलग हट सकते हैं, न जाति आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, चाहे दलितों के साथ, चाहे पिछड़ों के साथ, चाहे किसी के साथ, उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ जनमानस को खड़ा करेंगे। जो मुद्दे मध्य प्रदेश में नहीं चले वो उत्तर प्रदेश में कैसे चलेंगे? चुनाव में वोट सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं होता, बहुत सारी चीज होती है। आपने कहा मैनेजमेंट मत कहिए, वो भी चुनाव परिणाम दिलाने में एक हिस्सा होता है, पूरा सब कुछ नहीं होता, एक हिस्सा होता है। और अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, देखिए राजनीति में आदमी सोचता है, समझता है। मैं तो आपसे पहले कंटेस्ट कर रहा था, आपने उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं आपसे गारंटी और चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान के दोनों इलेक्शन में देख रहा था, आप मुझे बता दीजिए कहीं इन मुद्दों को बनाकर वोट मांगा गया हो, कहीं नहीं माना गया। और कांग्रेस के मित्रों को मैं नहीं टिप्पणी करना चाह रहा था, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो गया है तो आगे की जो माहौल की बातें हैं, हम कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते। हाँ ठीक है, कांग्रेस का नाम सुनते ही आप क्यों इतने सेंसिटिव हो जाते हो, डिफेंसिव हो जाते हो? मैं आपके जो आप सुनना चाहते हैं वो बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ गई इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन मुद्दों के बीच में सतीश जी आ रहा हूँ प्लीज वेट, तारतम्य नहीं रहा। केंद्र में अगर केंद्र सरकार बार बार, केंद्रीय नेता कह रहे थे तो राज्य के नेता, जिले के नेताओं को भी उनको कैंपेन पॉइंट बनाना चाहिए था। ये तो कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना पड़ेगा कि अगर दिल्ली में मीटिंग हो रही है और हमारे साथ इंडिया अलायंस में लोग बैठना चाह रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की राय क्या होनी चाहिए और क्या वो पब्लिक में व्यक्त कर सकते हैं, या जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं या अखिलेश जी उठा रहे हैं, उनसे मैं या कांग्रेस के लोकल लीडर्स कैसे अलग हो सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर वोट नहीं मांगा गया। क्या आप चाहते हैं कि अजय राय पर कार्रवाई करे कांग्रेस, तब आप बात करेंगे? वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर आप लेकिन चाहते हैं निश्चित तौर पर एक तारतम्य केंद्र और राज्य के लीडरशिप के मुद्दों में और बयानबाजी में समन्वय होना चाहिए, हमारे दल में भी, उनके दल में भी। थैंक यू। दूसरी बात मैं एक और आपसे कह दूं जी, अंतिम बात, कि देखिए हर एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, हर संकट एक अवसर भी होता है। अगर यहाँ से सजग हो जाएं, जिन लोगों को गलतफहमियां थी, जिन लोगों को लेके मतभेद थे, जिन लोगों को लेके असहमतियां थी, अगर उनको सुधार लें, आगे चलें, तो ये हार लेने का मतलब क्या अध्यक्ष पद से हटा दें? नहीं, ये हार ही बहुत बड़ी जीत का आधार बन सकती है। सुधार लेने का मतलब मत भूलिए 18 में इन्हीं राज्यों में भाजपा हारी थी और केंद्र में सर सवाल का जवाब दे दें जी। सुधार लेने का मतलब क्या अजय राय को अध्यक्ष पद से हटा दें? अजय राय कोई मुद्दा नहीं है ना, अजय राय का कोई ऐसा इतना बड़ा विषय है। विषय ये है कि एक रूपता रहनी चाहिए हमारे केंद्र और प्रदेश के नेताओं आप क्या कांग्रेस को राजनीति सिखाओगे? नहीं, राजनीति तो सब एक दूसरे को सिखा सकते हैं, हम तो राय दे रहे हैं।
सिखा नहीं रहे। सिखाने के लिए तो आप बैठे हैं, हम सबको सिखाइए, खेलिए जितना खेल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, इतने प्रेम से शायद ही कोई किसी से सवाल करता हो। अरे सर, प्रेम से खेलना आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ऑलराइट, मैं प्रियंका जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रियंका जी, देखिए उनकी नाराजगी तो जायज़ है, और ना आपको खुदा मिला और ना विशाल सनम, आपके हाथ से तो दोनों निकल गए। सत्ता तो गई ही, दोस्त भी खफा हैं। रोहित तो बड़ा एग्रेसिवली चेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 24 का चुनाव होगा वो मुद्दों का चुनाव होगा, और मुझे लगता है कि उसमें सारे लोग एकजुट नज़र आएंगे, क्योंकि अकेले लड़ना मुझे लग रहा है कि आज की डेट में कोई कहा नहीं जा सकता। परंतु मैं ज़रूर कहूँगी कि मुद्दों पर चुनाव होगा, और मुद्दों पर और विचारधारा पर जिस तरह से हम एकजुट नज़र आएंगे तो उसका जवाब आपको 6 तारीख को मिल जाएगा कि किस तरह से क्या नीतियाँ बनती हैं, किस तरह से जनता के बीच जाते हैं। पर एक बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी, नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा विजय जी कि ये 24 के चुनाव का गठबंधन है, जो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के नाम से 24 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। कैसा गठबंधन जहां आपने सहयोगियों को बेइज्जत किया हो। अब आप कह रहे हैं यूपी में हमारा गठबंधन है, तभी तो आज अखिलेश यादव ने कहा कि अब इनका तापमान डाउन हुआ होगा, और जिसको बात करना है भाई बात करने सपा के साथ आना पड़ेगा। अलायंस में जाएंगी ये उन्होंने नहीं बोला। आप कहेंगी तो मैं पूरा बयान चला सकता हूँ उनका। नहीं, अभी तो किसी ने मना भी नहीं किया, और आपको 6 तारीख का इंतजार करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज 4 तारीख हो ही गई है, तो कितना टाइम बचा है। भाई सपा को क्या दिलचस्पी कि आपको दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने के लिए अब वो योगदान करें जिनकी आपने बेइज्जती की थी। ये तो उन्हें सोचना, ये तो उनके प्रवक्ता बताएंगे, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात बता सकती हूँ, और मैं ये बता सकती हूँ कि चुनाव के आपके पास क्या है ऐसा यूपी में कि वो आपको साथ ले। नहीं, ये तो उनको सोचना है कि वो साथ लेते हैं या नहीं लेते, पर कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ना 80 पे, और चुनाव के में मुद्दे वही होंगे कि वो गांव गरीब किसान के मुद्दे होंगे, महिलाओं के मुद्दे होंगे, महंगाई मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, ये सारे मुद्दे होंगे। ये क्लैरिटी क्योंकि अगर आज मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो वो गारंटियां कहाँ हैं जो 2014 में उन्होंने दी थी। ये क्या आप स्पष्ट कर सकती हैं कि समाजवादी पार्टी ने अगर आपको ठुकरा दिया तो आप अकेले जाएंगी सभी सीटों पर? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पहले तो समाजवादी पार्टी को ही डिसाइड करना है। आप उनके प्रवक्ता बैठे हैं, पूछ लीजिए, अगर वो बता देते हैं तो आगे का जवाब। हाँ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात आप उनसे हाँ कहलवा दीजिए, मैं अपने सवाल वापस। आप भी जानते हैं, आप उनसे हाँ कहलवा दीजिए, मैं सवाल वापस ले लूंगा। मेरे मुंह में बड़े अच्छे शब्द रख रहे हैं आप। नहीं, आप हाँ कहलवा दो, मैं सवाल वापस तुरंत। मैडम पूछवा दो जी। अरे नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि डिबेट में थोड़ी डिसाइड कर देंगे विजय जी, कम से कम समय तो आने दीजिए, इंतजार तो करिए। आज ही फैसला कर लेंगे हम 24 के चुनाव का कि कौन गठबंधन में होगा, कौन नहीं होगा गठबंधन में। ऑलराइट, मेरे साथ मौजूद है सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। सतीश प्रकाश जी, गो अहेड। नहीं ब्रजेश, ठीक है, मैं आपको ज्यादा असहज स्थिति में नहीं डालूंगा, आप रेस्ट करें, मैं सतीश जी को आमंत्रित करता हूँ। नहीं, मैं एक बात को, आपकी पूरी डिबेट को मैंने ध्यान से देखा, और मुझे लगता है कि भारत का हर व्यक्ति को ये डिबेट देखनी चाहिए कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद अखिलेश यादव जी ने किया। ये दिखाया है। कैसे सर, थोड़ा डिफाइन करो। आप 46 में सर 43 में इनकी जमानत जब्त हुई है, 3 सीट पे ये चौथे नंबर तीसरे नंबर पे रहे, ये कहां से हरा देंगे? 0.40% वोट है। 0.40, देखो आलोक जी खुद ही बता रहे हैं। सुनिए, आलोक जी ने जैसे बताया है कि जो सिंधिया जी है वो बाकायदा उनकी तारीफ कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। अखिलेश जी का जिस तरीके से अपमान कमलनाथ जी ने किया, मैं भी उससे दुखी हूं, लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अखिलेश जी को इतनी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो गठबंधन के लीडर थे, अगर वो गठबंधन के हिस्सा थे, तो उनको तमाम केंद्रीय नेतृत्व से अपनी बात करनी चाहिए थी। तो आप जो फार्मूला बता रहे हैं, ये फार्मूला तो मायावती पे ज्यादा लागू होता है, उनके पास तो 3% वोट थे। वो अगर कांग्रेस के साथ मिलती तो शायद वो बीजेपी को कुछ रोक भी पाते। आप मेरी बात सुनिए। 2008 में राजस्थान में सरकार बहुजन समाज पार्टी ने 6 विधायक बाकायदा समर्थन दे करके बनाई। उन विधायकों को इन्होंने तोड़ा। पिछली बार आपके बिना मांगे, बिना सरकार में शामिल हुए, आपको तब समर्थन दिया, आपने तब तोड़ा। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार किसने बनवाई थी, आप बताइए ना इस बात को। तो राजनीति की मतलब अगर कांग्रेस को आप मदद देने गए तो आप ही को बंधक बना के अपना बना लेंगे, आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे। देखिए मेरा कहना ये है, राजस्थान में आपको लूट लिया आपकी पूरी पार्टी, मध्य प्रदेश में लूट लिया आपकी पार्टी। सर
एक छोटी सी बात कह दूं, देखिए ये चुनाव ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बहुजन समाज पार्टी, ये चुनाव था उन लोगों के बीच में जो बहुजन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। सर, मेरी डिबेट का थीम है इन 4 राज्यों के आए चुनाव परिणाम का उत्तर प्रदेश में प्रभाव, इंपैक्ट। मेरा एनालिसिस वहीं तक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर 2000 देखिए राजनीति में 1+1 नहीं होता या 2+2 फ्रॉड नहीं होता। राजनीति में अगर 2019 का लोकसभा चुनाव के परिणाम वो कहीं ना कहीं इतर है। थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है सेकंड राउंड में। इतर है रोहित, अगर वो इतर है तो ये चुनाव के परिणाम भी इतर रहेंगे। अगर आप लोग नहीं भी साथ लिए तो कांग्रेस इस पोजीशन में बता रहे हैं लड़ लेंगे चुनाव। आप बहुत क्लियर नहीं है आपकी रोहित। नहीं ब्रिजेश जी, मुझे लगता है अभी प्रियंका गुप्ता जी के लिए शौक से बाहर नहीं आ पाई हैं। अभी कैसे 3 राज्यों में हारी हैं अभी ताजी, तो शौक से बाहर नहीं आई हैं। तो मुझे लगता है अभी 6 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। ऑल इज वेल है। और अभी तो आलोक अवस्थी जी ने बता ही दिया कि 2018 ये बात आप उनके लिए कह रहे हो जिनके साथ अलायंस भी ताजा शौक में लगे हैं। नहीं, अब जो सच्चाई ऐसे है, तंज कसता है, आप क्या चाहते हैं मैं झूठ बोलूं चैनल में बैठ के? जो सच है वो सच है। तो देखिए विजय जी, ऐसा है आलोक अवस्थी जी ने बता ही दिया, क्लियर कर ही दिया कि 2018 में हारे तो 19 में जीत गए थे। तो हम भी ठीक है 2023 में हारे, 2024 में जीत जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे ना। ऐसे कैसे जीत जाओगे जब इतने इंटरनल डिफरेंसेस? जो कोई इंटरनल डिफरेंसेस नहीं है हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच में, कोई इंटरनल डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ समस्या ये है, अरुण मौजूद है, यहाँ समस्या ये है कि भारतीय वो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि खुद नेता ना बने, प्रवक्ता है तो प्रवक्ता की हैसियत से ही बयान दें। और यहाँ पे समस्या ये कि प्रवक्ता ही नेता बन जा रहे हैं, तो वो समस्याएं जो है वो समस्याओं को सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व के बीच में ये फार्मूला आप पर भी तो लगता है, जितनी बड़बोली आप कर रहे थे डिबेट के पहले। बिल्कुल मेरे ऊपर लगता है विजय जी, इसीलिए मैं अपनी हैसियत के अनुसार ही जवाब देता हूँ। अरे रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली, इतनी जल्दी क्या है? जी। मेरे साथ 5-7 डिबेट में आप चुनाव में रहे हो, इतना बड़बोलापन आपका आए ना जीत के। आज हवा निकल गई है, आज कूद रहे हो बाउंड्री से, कभी इधर कभी उधर, मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे हो और अपनी जान बचाते घूम रहे हो। नहीं, हमारे क्या हालत हुई आपकी विजेश जी? हमारे जयंत चौधरी जी के जहां कदम पड़े, चाहे वो खतौली हो और चाहे वो भरत, लास्ट आवर में नॉमिनेशन की 1 सीट मिली थी विजेश जी। उसी 1 सीट ने पूरी 5 साल की सरकार चलवाई है राजस्थान की। पिछली बार 100 सीटें थी कांग्रेस के पास, 101 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने की थी। तो देखिए विजेश जी, आपके अध्यक्ष कहाँ गए? देखो मध्य प्रदेश के दौरे पे भी भेजे गए, राजस्थान में क्या किया आपने कांग्रेस के लिए? आप कौन सा जितनी मदद उन्होंने आपको मांगी, क्यों ना कांग्रेस लाइबिलिटी माने? ब्रिजेश जी, जितनी मदद उन्होंने मांगी उतनी मदद हमने की। अब इंडिया गठबंधन के अंदर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस को हम जितवाने का काम करेंगे। 1 सीट मिल गई तो पगड़ी पे हाथ लगा दिया, कैसी भाषा बोलते हो? विजय जी 100% रिजल्ट लेके आए हैं। अरे 1 सीट लड़े हो भाई, 2-4 मिलती तो देखा, वहां जीत क्या है? 35 दी थी समाजवादी पार्टी ने। 1 सेकंड तसल्ली दोस्त, इतना एक्साइटेड क्यों? सपा ने 33 सीट लड़ने को दी थी, कितनी जीत के आए थे यूपी में? अच्छा रिजल्ट लेके आए थे। अच्छा रिजल्ट लेके वहां 100% नहीं आया। वहां पे भी 9 विधायक हैं। ओके अरुण राजभर, वहां पे भी 9 विधायक हैं हमारे। ये रोहित का बड़बोलापन सुना था डिबेट में अरुण? बड़ा सही आपने याद दिला दिया और मुझे भी याद आ गया, मैं तो ये बात भूल ही गया। अरे मैं तो आपका भी याद दिला सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, बोलो। एक शब्द के लिए माफी मांग रहे हैं। रोहित बीच में नहीं, रोहित बीच में नहीं, रुक जाओ। 16 में 6 आए थे, तो कहीं ना कहीं ये तो बात हम नहीं कहते। हाँ, मुद्दा ये था, अभी कांग्रेस ने कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी, फलाना मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और सपा भी कह रही कि जाति जनगणना पर चर्चा नहीं, पीडीए पर चर्चा नहीं, हम इस पे वोट ही नहीं मांगे, कांग्रेस वोट ही नहीं मांगी। जबकि मैंने श्री राहुल गांधी की हर रैलियों में ये देखता था जाति जनगणना की बात होती थी, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। आप बांटने की राजनीति शुरू कर दी, नफरत की राजनीति। राजभर जी की पार्टी कह रही है कि जातिगत जनगणना को जनता ने नकार दिया, करेक्ट? नहीं, मैं नोट किया जाए, मैं ये कह रहा हूँ जो इनकी बात थी, जो अभी कांग्रेस ने कहा है कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अभी तो अपने करके आए हैं ना, जनता ने इसी मुद्दे पर नकारा है। डिबेट घंटे भर से ज्यादा हो गई है, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज की परिचर्चा में समय का पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। अभी हम ये रिजल्ट के एनालिसिस लगातार इस सप्ताह जारी रखेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। नमस्कार।